नमस्कार साथियों, विद्या क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं रीजनिंग स्पेशल सेशन की 16वीं क्लास के बारे में और उम्मीद करता हूं ये सेशन बहुत अच्छे से आपके समझ में आ रहे होंगे और आप अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो जानते हैं आज के सेशन में हमें पहला क्वेश्चन कौन सा मिलने वाला है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है, एक घड़ी प्रत्येक दिन 15 मिनट आगे हो जाती है। यदि उसे दोपहर 12 बजे सही सेट करके चलाया जाता है तो प्रातः 4 बजे वह क्या समय दिखाएगी। एक घड़ी है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि 15 मिनट में वह आगे हो जाती है, 15 मिनट में वह आगे हो जाती है। और आगे कहा जा रहा है यदि उसे दोपहर 12 बजे सही सेट किया जाता है तो बताइए फिर वह प्रातः 4 बजे क्या समय दिखाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि कितने घंटे में कितने तेज हो रही है और जो समय आपको दिया जा रहा है इस समय के बीच का डिफरेंस क्या है वो आपको देखना है। तो आइए जानते हैं, इसमें कहा जा रहा है एक घड़ी प्रत्येक दिन में 15 मिनट आगे हो जाती है। प्रत्येक दिन का मतलब होता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो हम जानते हैं एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में ये बता रहा है कि तेज कितनी होती है, तो हम कहेंगे 15 मिनट तेज हो जाती है। कितनी तेज हो रही है? 15 मिनट तेज हो रही है, आपको देना एक दिन में 24 घंटे में, ठीक है। यदि उसे 12 बजे सही सेट करके चलाया जाता है तो प्रातः 4 बजे वह क्या समय दर्शाएगी। तो अब आपको कहा जा रहा है कि 12 बजे सही सेट करके चलाया जाता है तो प्रातः 4 बजे क्या समय दर्शाएगी। तो देखो 12 बजे भी कब के हैं? दोपहर के 12 बजे हैं। अब दोपहर के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे से आपको सुबह के 4 बजे तक का डिफरेंस निकालना है। अब दोपहर 12 बजे से आप जाओ रात के 12 बजे तक और रात के 12 बजे तक जाएंगे तो हमें पता है रात के 12 बजे तक है ना, और रात के 12 बजे तक जो डिफरेंस आता है टाइम का वो कितना आता है, तो वो हमें पता रहना चाहिए 24 घंटे का आता है। सॉरी, वो हमें पता रहना चाहिए कितने घंटे का आता है, 12 घंटे का आता है। ये आपको ध्यान रखना, 12 घंटे का डिफरेंस आता है। फिर कहा जा रहा है कि ये तो कहा जा रहा है कि प्रातः 4 बजे, ये तो रात के 12 बजे है। अब सुबह के 4 बजेंगे, इसका मतलब प्रातः 4 बजे, और प्रातः 4 बजे की अगर अपन बात करते हैं तो ये डिफरेंस और निकाल लो। तो 12 से 4 का जो डिफरेंस है वो कितने घंटे का है? 4 घंटे का डिफरेंस हमारे बीच में और निकल के आ गया। इसका मतलब यहाँ इसको सही सेट किया गया था और आपसे पूछा रहा है कि बताओ जब अगले दिन सुबह 4 बजेंगे तो 4 बजे इस घड़ी के अंतर्गत समय क्या होगा, सही समय क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिएगा, अब आपको ये पता है कि प्रत्येक 24 घंटे में कितनी तेज हो जाती है? 15 मिनट तेज हो जाती है। और आपका जो डिफरेंस निकल के आया दोपहर 12 बजे से अगले दिन सुबह 4 बजे तक का जो डिफरेंस कुल निकल के आया, वो डिफरेंस आपके निकल के आया कितना? तो हम कहेंगे 16 घंटे का डिफरेंस निकल के आया। कितने का डिफरेंस आया? 16 घंटे का। तो 24 घंटे में 15 मिनट तेज होती है तो 16 घंटे में कितनी तेज हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो देखते हैं, हम कहेंगे 24 घंटे में यह तेज होती है, 24 घंटे में यह तेज होती है 15 मिनट। तो फिर आपसे पूछ रहा कि बताइए 16 घंटे में कितनी तेज हो जाएगी। तो 16 घंटे में हमें पता है कि 16 घंटे में तेज होगी 15 ऊपर ऐसा कैसा लिख लेंगे और 24 घंटे नीचे आ जाएंगे और जितने में पूछा जा रहा है उसको अपने मल्टीप्लाई में लिख देंगे और जैसे इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। 24 में हमने भाग दिया 3 का, तो तीनों आटा 24 और इधर लिख दिया तीनों पंजे 15। इसके बाद और देखा तो 8 दूना 16, ये देखो, और 5 दूना कितना हो गया? 10 मिनट। हमारा आंसर निकल के आ गया कि जिस प्रकार 24 घंटे में 15 मिनट घड़ी तेज होती है उसी प्रकार 16 घंटे में कितनी तेज हो जाएगी? 10 मिनट तेज हो जाएगी। अब आपको बताओ, ये कह रहा है कि प्रातः 4 बजे फिर वह क्या समय दर्शाएगी। तो 4 में आप 10 मिनट, क्योंकि 4 बजे तक 10 मिनट तेज हो जाएगी और 4 बजे तक जब 10 मिनट तेज हो जाएगी तो हमारी जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4:10। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो कितनी तेज हो वो हमें पता है, तो हमें ये डिफरेंस निकालना है और डिफरेंस हमने निकाल लिया। दोपहर 12 बजे से सुबह के 4 बजे तक का जो डिफरेंस है वो आया 12 और 4 16 घंटे का। तो 24 घंटे का जब हमें पता है तो 16 घंटे का हम बहुत इजी वे में निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है? अगला क्वेश्चन हमें कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है? यदि माह का तीसरा शनिवार 20वां दिन है तो माह का 11 दिन क्या होगा? बोलो तो 11वां दिन क्या होगा, ये आपको पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, यदि माह का तीसरा शनिवार 20वां दिन है, 20वां दिन का मतलब आप समझो किसी माह की
20 तारीख को यदि वार है वो दिया जा रहा है, कौन सा है, शनिवार है। कौन सा वार है, शनिवार है। और शनिवार के बारे में बताया जा रहा है, ये जो शनिवार है ये कौन सा शनिवार है, तो यहाँ कहा जा रहा है ये तीसरे नंबर का शनिवार है, ये भी अपन ने लिख दिया। अब हमसे पूछा रहा है तो बताइए माह का 11वां दिन क्या होगा। बहुत इजी बात पूछी कि 20 तारीख को शनिवार है, हमें पता है हम किसी भी माह की 1 तारीख का भी वार अगर हमें पता रहता है तो हम पूरे महीने का इतिहास बता सकते हैं। जब हमें पता है 20 तारीख को शनिवार है तो 11 तारीख को कौन सा वार होगा। अब हमें यह पता करना है कि 11 तारीख निकल चुकी है, 11 तारीख अब आएगी, तो हमें पता है 11 तारीख इस माह में निकल चुकी है, और निकल चुकी है तो 11 तारीख मतलब निकल चुकी है। और निकल चुकी बात के लिए हम क्या करते हैं, तो आपको बता सबसे पहले ऐसे वार निकालने के लिए हम डिफरेंस निकालते हैं। 11 और 20 में जो डिफरेंस आया वो कितने का आया, 9 का। और 9 में हम बात दे देते हैं 7 का विषम दिन ज्ञात करने के लिए। 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7 से फिर कितना बच गया, 2। ये 2 विषम दिन है। अब इस 2 को अपन ले जाएंगे यहाँ शनिवार के पास में, और शनिवार के पास में ले जाकर अगर मान लो आपको 20 तारीख बाद की तारीख पूछते तो हम शनिवार में 2 ऐड कर देते, लेकिन आपको 20 तारीख से भी पहले तारीख जो निकल चुकी है उसके बारे में पूछ रहे हैं तो अपने यहाँ क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जो बात बीत जाती है उसके लिए हम माइनस लगाते हैं, और आने वाली बात पूछे तो हम प्लस करते हैं। बताओ शनिवार में से 2 घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा, शुक्रवार और गुरुवार, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं कहूंगा उस माह की जो 11 तारीख को वार है वो कौन सा हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में है क्या, मंगलवार नहीं होगा, बुधवार नहीं होगा, बृहस्पतिवार बिल्कुल सही बात है, गुरुवार को कहा जाता है बृहस्पतिवार, और इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है किसी सांकेतिक भाषा में प्रश्न का जो कोड है वो दिया जा रहा है QCUOTH हो, तो उसी सांकेतिक भाषा में REPORT बोले तो रिपोर्ट का क्या कोड होगा, ये आपसे पूछा रहा है। अब क्वेश्चन कोडिंग रिकॉर्डिंग का है, और कोडिंग रिकॉर्डिंग का है तो इस क्वेश्चन का आंसर तभी क्लियर होगा जब इन क्वेश्चन के ऊपर अपन क्या डालेंगे, नंबरिंग डालेंगे। दिए गए शब्द में हम नंबरिंग डालेंगे, अपने आप इस क्वेश्चन का आंसर या इस क्वेश्चन के आंसर की स्थिति क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है, प्रश्न को कोड क्या किया जा रहा है। तो एक बार अपन इस शब्द को लिख लेते हैं। हमें एक शब्द दिया गया PERSON, ये शब्द दिया गया, और इसको क्या कोड किया जा रहा है वो भी हमें बताया जा रहा है। इसका जो कोड है वो क्या है, वो दिया जा रहा है हमें Q, उसका कोड दिया रहा है QCU, आगे दिया रहा है OTH। चलो ठीक है, आगे पूछा रहा है तो बताइए रिपोर्ट का क्या कोड होगा। तो रिपोर्ट का कोड कैसे निकालेंगे, तो एक बार अपन नंबरिंग करेंगे, अपने आप स्थिति क्लियर हो जाएगी। ये रिपोर्ट लिख लिया अपन ने, और रिपोर्ट का क्या कोड होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि इस प्रश्न को QCUOTH कैसे लिखा, इसका कैसे पता चलेगा वो जानकारी लेते हैं अपन। ठीक है, तो नंबरिंग कर दो। पी के नंबर कितने होते हैं, 16, ई के 5, आर के 18, एस के 19, ओ के 15, एन के 14। इधर भी नंबरिंग करेंगे तो इधर हो जाएगा क्यू के नंबर 17, सी के नंबर 3, इसके 21, इसके 15, इसके 20, इसके 8, ये नंबरिंग कर दी। इधर करेंगे तो यहाँ 18 आ जाएगा, इधर 5, इधर 16, इधर हो जाएगा आपका 15, इधर 18 और इधर 20 हो गया। चलो नंबरिंग कर दी। अब नंबरिंग करते आपके क्वेश्चन की स्थिति क्लियर होने वाली है। जानते हैं क्या क्लियर होने वाला, देखते हैं एक बार। क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 16 से यहाँ लिखा जा रहा है 17, मैं कहूंगा 16 में कितना प्लस कर दिया, +1 कर दिया, इसलिए 17 हो गया। अगर कुछ कंफर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखो, यहाँ 5, यहाँ 3, हाँ 5 और 3 में डिफरेंस तो कितने का, 2 का है, लेकिन 5 में से 2 माइनस किया तब कितना आया, 3 आया। चलो ठीक है, 18 और 21 में, हाँ 18 और 21 में डिफरेंस तो कितने का है, 3 का है, लेकिन आपको ये देखना है कि 18 में 3 जोड़ा तो 21 आया, 3 घटाया तो 21 आया। तो हमें पता है 18 में 3 जोड़ते हैं तो 21 आता है, तो ये प्लस लगा दिया। यहाँ 19, यहाँ 15, हाँ 19 और 15 में डिफरेंस तो कितने का है, 4 का, लेकिन अब आपको ये देखना प्लस करना है या माइनस करना है। तो 19 में से 4 घटाएंगे तो 15 आएगा, बिल्कुल सही बात है। तो एक स्थिति क्लियर हो गई है ना, और स्थिति क्या क्लियर हुई, 1 2 3 4, ये तो ये बात क्लियर हो गई। और दूसरी बात क्या जा रहा है, प्लस माइनस, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, और हर बार एक एक आपको आगे बढ़ते हुए चलना है। तो आगे चलते हैं, यहाँ 15, यहाँ 20, तो 15 और 20 कैसे आ गया, तो हम कहेंगे 15 में 5 जोड़ दिए इसलिए 20 आ गए। और देखो सिक्वेंस भी बैठ रही है, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ 14, यहाँ 8, तो हम कहेंगे 14 और 8 में 6 का डिफरेंस है, लेकिन 14 में से क्या कर दिया, 6 को माइनस कर दिया। तो हमारा लॉजिक समझ में आ गया, +1 -2 +3 -4 +5 -6, ये सेम लॉजिक आप वहां लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं
सबसे पहले हम 18 में एक जोड़ेंगे, है ना, इसके बाद 5 में 2 घटाएंगे, 16 में 3 जोड़ेंगे, 15 में हम 4 घटाएंगे, 18 में 5 जोड़ेंगे और 20 में हम 6 घटाएंगे। ये आपको ध्यान रखना, ये हमारी सीक्वेंस रहेगी। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, देखते हैं। बताओ 18 में एक जोड़ा 19, 19 पे क्या आता है, एस आता है। 5, 5 में से 2 घटाओगे 3, 3 पे क्या आता है, सी आता है। अच्छा 16, 16 में 3 जोड़ोगे 19, 19 पे क्या आता है, एस आता है। अच्छा 15, 15 में 4 घटाओगे 11 पे क्या आता है, 18, 18 में 5 जोड़ो 23 पे डब्ल्यू आता है, और 20 में 6 घटाओ 14, 14 पे क्या आता है, एन आता है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया SCS KWN। जिस भी ऑप्शन में मिल रहा है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमें दिया रहा SCS, इसमें नहीं है, SCS है। आगे कह रहा KWN, KNW आ गया, यहाँ खेल बिगड़ गया, नहीं तो आंसर हो सकता था। SCS बिल्कुल है, KWN है, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो हमें ऑप्शन सी में मिल रहा है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा देखते हैं। अगला एक क्वेश्चन दिया जा रहा है हमें, अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है 6 व्यक्तियों का घर ए बी सी डी ई और एफ इस प्रकार स्थित है कि, अच्छा 6 व्यक्तियों का घर ए बी सी डी ई उन व्यक्तियों के नाम है ना, और उनके घर इस प्रकार स्थित है जिसके कुछ हमें इंस्ट्रक्शन आगे दिए गए हैं। क्या दिया गया देखते हैं। पहला, डी के पूरब में 2 किलोमीटर की दूरी पर एफ है। अच्छा ठीक है, जहां डी का घर है उसकी पूरब दिशा की ओर किसका घर है, एफ का घर है, और कितने किलोमीटर दूरी पर, 2 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है, आगे कहा जा रहा है एप के दक्षिण में 4 किलोमीटर की दूरी पर सी है। अब एप के जो दक्षिण में है वो वहां कौन है, तो ध्यान रखना सी है, और कितने किलोमीटर की दूरी पर है, 4 किलोमीटर की दूरी पर है। डी के दक्षिण में, डी के दक्षिण में है ना 2 किलोमीटर की दूरी पर ई है। अच्छा डी के दक्षिण में भी दिया जा रहा है कि कौन है, ई है, और कितने किलोमीटर की दूरी है, 2 किलोमीटर की है। सी के पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर ए है। चलो सी के पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर ए है। ई के पश्चिम में 4 किलोमीटर की दूरी पर बी है। तो कौन से 3 घर एक सीध में है। अच्छा इनको जैसे जैसे कहे उस हिसाब से अपने को जमाना है, और जमाने के बाद में हमें इस क्वेश्चन में उस डायग्राम में यह तय करना है कि कौन से 3 घर होंगे जो बिल्कुल एक सीधी रेखा में आएंगे, एक सीध में आएंगे। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्या वो एबीसी होंगे, क्या वो सीएफ होंगे, डीईसी होंगे, एडी होंगे, वो तो डायग्राम बनाने के बाद पता चलेगा। तो देखते हैं 6 व्यक्तियों का घर एबीसीडी इस प्रकार व्यवस्थित है, कैसे है तो देखते हैं। डी के पूरब में 2 किलोमीटर की दूरी पर एफ है। डी के पूरब में हम यहाँ लिखेंगे डी को, किसको लिखेंगे, डी को। और डी के जो पूरब में है, डी के पूरब में कौन है, तो हम कह रहे हैं कि डी के पूरब में एफ है। कितने किलोमीटर की दूरी पर है, 2 किलोमीटर की दूरी पर है, साथ के साथ लिखते जाओ। चलो ठीक है, डी और एफ के बीच में इस प्रकार आपको होता डायग्राम बनेगा। ऐप के दक्षिण में 4 किलोमीटर की दूरी पर सी है। अब ऐप और सी में से दोनों में से कोई एक होना चाहिए है। अब ऐप का दक्षिण इधर है, ठीक है, ऐप के दक्षिण में कौन है, तो 4 किलोमीटर की दूरी पर सी है। तो ऐप के दक्षिण में आप चल जाओ, ये जो दूरी है 4 किलोमीटर की हो जाएगी, लिख दिया। और यहाँ पे कौन आ जाएगा, तो मैं कहूंगा सी आ जाएगा, सी लिख दिया। ठीक है, आगे कहा जा रहा है डी के दक्षिण में 2 किलोमीटर की दूरी पर ई है। अब डी के दक्षिण में, डी यहां पर है, इसका दक्षिण इधर है, लेकिन 2 किलोमीटर की दूरी पर ही कौन है, ई है। अब बताओ अगर डी से दक्षिण में यहां पर ई आ जाए तो आपको पता है एफ और सी के बीच 4 किलोमीटर की दूरी है, तो डी और ई के बीच में 4 किलोमीटर की दूरी हो तब वो जाकर यहाँ बराबर है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है डी और ई के बीच में जो दूरी है मात्र 2 किलोमीटर की है। इसका मतलब डी से आप दक्षिण में 2 किलोमीटर चलोगे तो वहां पर एक व्यक्ति मिलेगा, और ऐसे व्यक्ति को बताया जा रहा है वो व्यक्ति कौन है, ई है। यहां तक अपने हिसाब कर लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। सी के पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर ए है, सी के पश्चिम में। अब सी यहां पर है, इसके पश्चिम में, पश्चिम इसका इधर हो जाएगा, 2 किलोमीटर की दूरी पर ए है। अब तो सी के पश्चिम में देखो ये दूरी 2 किलोमीटर है, तो ये वाली भी दूरी 2 किलोमीटर, इसके बराबर लाना चाह रहा आपको, है ना। तो सी के पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर ए है, तो 2 किलोमीटर की दूरी है तो यहाँ बना दीजिएगा। और यहाँ पर 2 किलोमीटर की दूरी पर कौन बिठा देंगे अपन, ए को बिठा देंगे। दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर की, ये आपको ध्यान रखना। चलो ठीक है, आगे क्या कहा जा रहा है। आगे कहा जा रहा है ई के पश्चिम में 4 किलोमीटर की दूरी पर बी है। ई के पश्चिम में 4 किलोमीटर की दूरी पर कौन है, बी है, ई के पश्चिम में। अब ई कहां पर है, इधर नहीं है, ई है, ये रहा ई है। ठीक है, ई के पश्चिम में 4 किलोमीटर की, ई का पश्चिम इधर बना दीजिएगा, और पश्चिम में कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर। कौन है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है ई के पश्चिम में 4 किलोमीटर की दूरी पर एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, बी है। ये आपको ध्यान रखना, कौन है, बी है, ये आपको ध्यान रखना। अब आपसे क्वेश्चन का आंसर पूछा जा रहा है, तो बताइए कौन से 3 घर एक सीध में, 3 घर एक सीध में, सीध देखना आपको, तो
तो यहाँ देखा डी एफ ये तो 2 ही है, इधर देखा तो एफ सी 2 ही है, इधर देखा तो ए सी 2 ही है, इधर देखा तो बी ई 2, लेकिन इधर देखो आप, इधर देखो बिल्कुल वास्तव में 3 घर एक सीध में आ रहे हैं। देखो दूरी 2 किलोमीटर की है, ये दूरी भी 2 किलोमीटर की, तो बिल्कुल एक सीध में आएंगे डी ई ए। 3 घर ऐसे हैं जो बिल्कुल एक सीध में आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन से हैं, तो देखो एबीसी है क्या, एबीसी नहीं, ए सी तो है लेकिन बी नहीं है। सी ई एफ है क्या, सी है एफ है लेकिन इसमें ई नहीं है। डी ई सी है क्या, डी है ई है लेकिन सी यहाँ पे आ गया, सीध नहीं है। ए डी है क्या, ए बी है, ई बी है, डी बी, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि ये बिल्कुल एक सीध में, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है, निम्नलिखित जानकारी को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्न का उत्तर दीजिए। जानकारी को ध्यान से पढ़ो और नीचे लिखे प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो देखते हैं, 6 व्यक्तियों ए बी सी डी ई एफ का एक परिवार है, ठीक है। 6 व्यक्ति है और उनमें व्यक्तियों का नाम दिया गया ए से एफ तक 6 व्यक्ति है, चलो ठीक है। आगे कहा जा रहा है उन व्यक्तियों में 2 विवाहित जोड़े हैं, ठीक है, 2 विवाहित दंपति है, ठीक है। अच्छा, डी बी का पोता है, डी बी का पोता है, सी ए की माता है जो ई का पिता है। तो बताइए ई का डी से क्या संबंध होगा। ऑप्शन ए है बहन, बी है भाई, ऑप्शन सी बहन या भाई, ऑप्शन डी चचेरा भाई, ये आपको ध्यान रखना है। तो आइए जानते हैं, डायग्राम बनाने के बाद स्थिति क्लियर होगी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तो देखते हैं, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ का एक परिवार है, चलो इससे कुछ डायग्राम क्लियर नहीं हो पाएगा। उनमें 2 विवाहित दंपति है, नहीं। डी बी का पोता, हाँ डायग्राम यहां से स्टार्ट करें, डी बी का पोता है। डी किसका पोता है, बी का पोता है, तो आप बी को ऊपर बना दीजिएगा, ठीक है। और बी का पोता कौन है, डी है, तो इसके लिए पहले बी का पुत्र बनाना पड़ेगा। और बी का जो पुत्र है वो कौन है, डी है, और पुत्र है तो क्या कर देंगे, आपको होता प्लस लगा देंगे, तो ये डी जो है बी का पोता हो गया। तो 6 में से 3 व्यक्ति हमने बिठा दिए, ठीक है, एक लाइन से 3 व्यक्ति का हिसाब हो गया, ठीक है। आगे कहा जा रहा है, सी ए की माता है जो ई का पिता है, सी ए की माता है जो ई के पिता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब न तो यहाँ पे सी है, न यहाँ पे ए है, और न यहाँ पे ई है, और आपके पास में लाइन भी केवल यही है, इस लाइन के हिसाब से आपको आंसर देना है। लेकिन हमें पता है परिवार में कुल कितने हैं, 6 है। अब 6 परिवार में कुल 6 व्यक्ति है, और 6 व्यक्तियों में 2 तो विवाहित दंपति है। अब 2 विवाहित दंपति तो सबसे ज्यादा चांस है यहाँ जो बनेंगे विवाहित दंपति के, वो कहाँ बनेंगे, या तो यहाँ बनेंगे और या यहाँ बनेंगे, ठीक है। तो अपन उस हिसाब से डायग्राम को सेट करेंगे। सी एक की माता है, चलो सी जो है एक की माता भी देखेंगे, जो ई का पिता है। अब देखो ये जो आया है ये किसके लिए आया, ये सेकंड पर्सन के लिए आया, एक के लिए, मतलब ये ए तो ई का पिता है और सी जो है उस एक ही क्या है, माता है, मतलब यहाँ पे 2 पीढ़ियां आ गई है, ठीक है। तो इसका मतलब सी एक की माता है, तो अपन कहाँ बिठाएंगे, इसको ध्यान रखना। तो हम बैठाएंगे सी एक की माता है, तो अपन यहाँ लिखेंगे सी जो है ये ए को अपन यहां मान लेते हैं कि ये ए है, और ए की माता कौन है, सी है, और माता है तो आपको पता है ये पिता हो जाएंगे, और इनको अपन क्या कर देंगे, राउंड में कर देंगे। लेकिन अब आगे कहा जा रहा है जो ई के पिता है, जो कौन, ए, हाँ ए जो है ई के पिता, हाँ बिल्कुल हो जाएंगे, ई यहाँ पे आ जाएगा, और ये दोनों भाई बहन भी हो सकते हैं, भाई भाई भी हो सकते हैं, और ये दोनों मिलकर ए को क्या कहेंगे, पिताजी कहेंगे, बिल्कुल सही बात है। और आपको कहा जा रहा है, अब सारी लाइन का हिसाब कर दिया, एक लाइन छोड़ दी, इनमें 2 विवाहित दंपति, 2 विवाहित दंपति, एक तो यहाँ पे आ गया, अब ये एक यहाँ पे है, तो ये आपको था इसकी पत्नी ये हो जाएगी, पत्नी का नाम 6 व्यक्ति दे रखे हैं, ए बी सी डी ई एफ, ए इसमें आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, एफ नहीं आया, तो एफ को आप यहाँ बिठा दीजिएगा, ठीक है। और ये दोनों क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना। तो पूरी 6 आपने जो भी बातें, जो भी निर्देश आपको दिए गए सब क्लियर है। 6 व्यक्तियों के नाम लिख दिए अपन ने, उनमें से 2 विवाहित दंपति है वो लिख दिए, डी बी का पोता और डी बी का पोता, ठीक है। सी एक की माता, एक की माता सी है, ठीक है। जो ई का पिता, जो कौन, ए ई का पिता है, बिल्कुल ई का पिता, पूरा मामला सटीक बैठ गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बताइए ई का डी से क्या संबंध होगा, डी ई को क्या कहेगा, ये आपको बताना है। तो डी कहां पर है, यहाँ पर, ई है यहाँ पे, ये इसको क्या कहेगा, अब इसका जेंडर पता नहीं है, अगर ये प्लस होता तो ये इसको भाई कह देता, ये माइनस होता तो ये इसको बहन कह देता, लेकिन न तो ये पुरुष या न महिला, दोनों के बारे में पता नहीं चल रहा है ना, तो हम यहाँ कहेंगे ये भाई, हाँ ये कन्फर्म है, या तो भाई होगा या बहन होगा। अब ऑप्शन देखते हैं, बहन है क्या, कन्फर्म नहीं कह सकते, भाई है क्या, कन्फर्म नहीं, बहन या भाई, हाँ बिल्कुल सही बात है, या तो बहन या भाई, ये 2 ही कंडीशन यहाँ पे हो सकती है, और यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दिया जा रहा है, यदि 20 - 10 का मान 200 हो, 8 / 4 का मान 12 हो, 6 × 2 का मान 4 हो, और 12 + 3 का मान 4 हो, तो 100 - 10 ×
हजार भाजक 1000 प्लस 100 इंटू 10 का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। चलो एक समीकरण दिया जा रहा है, उस समीकरण को आपको हल करना है। लेकिन देखो समीकरण से पहले हमें कुछ स्थितियां क्लियर करनी पड़ेगी। क्या है तो देखिएगा, इसने क्या कहा, इसने कहा 20 माइनस 10 का जो मान है, 20 माइनस 10 का जो मान है वो क्या किया, 200 किया। अब बताओ 20 में से माइनस 10 करते हो 200 आ जाता है क्या, नहीं, 20 में से माइनस करते हो 10 करते हो 10 आता है, लेकिन इसने लिखा 200। इसका मतलब 20 को और 10 में ऐसा क्या साइन रखा जाए कि इनका मान 10 हो जाए, 200 हो जाए, सॉरी क्या हो जाए, 200 हो जाए। तो हमें पता है यहां पर हम लिखेंगे कि 20 इंटू क्या किया जाए बताओ, 10 किया जाए तो 200 आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि इस माइनस को इसने क्या कोड कर दिया, माइनस को कोड इसने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चेक करते हैं आगे और क्या किया जा रहा है। आगे कहा है 8 डिवाइड, यहां लिखा जा रहा है 8 डिवाइड 4 बराबर लिखा जा रहा है यहाँ पे कि कितना होगा, 12 होगा। अब मुझे बताओ 8 में 4 का भाग देते हैं 12 होता है क्या, नहीं, 8 में 4 का भाग देते हैं 2 आता है, लेकिन ये तो क्या लिख रहा है, 12 लिख रहा है। इसका मतलब यहाँ एक ऐसा साइन रखो ताकि 8 और 4 दोनों का है ना कुछ रिलेशन ऐसा है कि 12 आ जाए। तो हमें पता 8 और 4 12 कैसे, सॉरी 8 और 4 में क्या रखे कि उसका योग 12 हो जाए, तो मैं कहूंगा 8 और 4 को क्या कर दो, प्लस कर दो, और प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसका मतलब क्लियर हो गया कि डिवाइड को क्या कोड करना है, प्लस, और माइनस को क्या कोड किया है, मल्टीप्लाई कोड किया। आगे चेक करते हैं और क्या करता है। आगे कह रहा है 6 इंटू 2, तो 6 इंटू 2 को क्या लिख रहा है, देखते हैं। 6 इंटू 2 12 आना चाहिए, लेकिन ये कितना लिख रहा है, 6 इंटू 2 को 4 लिख रहा है साहब। अब 6 इंटू 2 को 4 कैसे लिख दिया, ये हमें पता रहना चाहिए। तो यहाँ ऐसा क्या साइन रखूं मैं कि 6 और 2 के बीच में ऐसा साइन रखूं कि इसका जो आंसर है वो 4 आ जाए। तो मैं कहूंगा 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। इसके बीच में अगर माइनस लगाऊंगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है। और अंतिम बात क्या कही जा रही है, अंतिम बात कही जा रही है 12 प्लस 3 का मान 4 हो, 12 प्लस 3 का मान कितना हो, 4 हो। तो 12 और 3 4 होते हैं क्या, नहीं, 12 और 3 तो 15 होते हैं। तो ऐसा क्या करूं कि यहां पर 4 आ जाए, तो प्लस की जगह एक ऐसा साइन रखूं ताकि है ना उसको हल करने पर कितना आ जाए, 4 आ जाए। तो मुझे पता है यहां हम क्या करेंगे, 12 में हम 3 का भाग दे देंगे तो बताओ 4 आ जाता है कि हाँ, 12 में 3 का भाग देंगे 4 आ जाए। तो इसका मतलब क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया कि माइनस को ये मल्टीप्लाई के रूप में कोड कर रहा है, डिवाइड को ये प्लस को रूप में कोड कर रहा है, मल्टीप्लाई को ये माइनस के रूप में कोड कर रहा है, और प्लस को ये डिवाइड के रूप में कोड कर रहा है। अब हमारा जो समीकरण है उस समीकरण को लिखो और उसका आंसर बताओ। समीकरण क्या दिया जा रहा है, समीकरण दिया जा रहा है हमें 100, आगे माइनस, फिर 10, आगे मल्टीप्लाई, फिर 1000, आगे दिया जा रहा है डिवाइड, और फिर कहा जा रहा है 1000, और आगे कहा जा रहा है प्लस 100, ये आपको ध्यान रखना, और इंटू क्या करना है, 10 करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो संख्या पर ऐसे कैसे लिख देंगे, लेकिन साइन चेंज करने पड़ेंगे। क्या चेंज करने पड़ेंगे, देखते हैं एक बार, देखते हैं। सो ऐसा कैसा लिख देंगे, ठीक है। बताओ माइनस का क्या कोड किया, माइनस को इसने इंटू कोड किया, ये इंटू लिख दिया, 10 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को क्या कोड किया, माइनस किया, ये माइनस लिख दिया, 1000 लिख दिया। अच्छा बताओ अब आ रहा डिवाइड, डिवाइड को क्या कोड किया, डिवाइड को प्लस कोड किया, ये प्लस लिख दिया। फिर बताओ आगे कहा जा रहा है कि प्लस, प्लस को क्या कोड किया इसने, प्लस को कोड किया पे डिवाइड, ये डिवाइड लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद में इंटू, इंटू को क्या कोड किया जा रहा है, माइनस से माइनस लिख दिया, और आगे क्या लिखना है, 10 लिखना है, ये आपको ध्यान रखना। चलो अब आगे चलते हैं, तो अब इसको हल करना है। और हल कैसे करते हैं, तो हल का हमें पता है कि यहाँ एक रूल लगाते हैं हम, कौन सा लगाते हैं, वही है ना बोर्ड मास से निकला हुआ एक रूल, ठीक है। तो इसको अपन डी मास के रूप में लगाएंगे, ठीक है। और कैसे लगाएंगे, तो डी का मतलब डिवाइड बोले तो भाग, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा, एडिशन, और जोड़ बोले तो और सब्ट्रैक्शन मतलब बाकी, ये आपको करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, सबसे पहला काम होगा इसको हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करेंगे तो बताओ 100 का भाग जब 1000 में देंगे कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई यहाँ लिखा जा रहा है 100 इंटू 10 कर दो, कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ये ध्यान रखना। फिर हम प्लस करेंगे, और प्लस करेंगे तो आपको पता होगा 1000 और 1000 ये 10 प्लस के हैं, कितने हो जाएंगे हमारे पास में, 1010 हो जाएंगे। और 1010 में से हम माइनस करेंगे 1000,
बोलो 1000 10 में से 1000 माइनस करेंगे कितने बचेंगे 10, और फिर एक माइनस और बच रहा, और 10 में से 10 घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0। बोलो ऑप्शन में कहीं भी नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। ये आपको ध्यान रखना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना था। इसके अंतर्गत संबंध पता करो कि इस यहाँ कौन सा साइन रखो ताकि 20 और 10 को अगर अपन कैलकुलेशन करें तो उसका योग 200 आ जाए। ये आपको पता करना और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है, अगला क्वेश्चन है ना, और अगला क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है? श्री और श्रीमती गोपाल के 3 पुत्रियां हैं, प्रत्येक पुत्री का एक भाई भी है, तो इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं ये आपको बताना है। कौन कौन है? तो ये कह रहा है श्री, तो यहां लिख देते हैं अपन, एक तो श्री है, चलो ठीक है, और श्री के साथ में कौन है? तो श्री के साथ में है, ध्यान रखना कौन? श्रीमती। ये आपको ध्यान, बोले ये दोनों क्या हो गए? पति पत्नी हो गए, ठीक है। अब आगे कहा जा रहा है श्री और श्रीमती गोपाल के 3 पुत्रियां हैं, ठीक है। इनके 3 पुत्रियां, ध्यान रखना है, इनका जो वंश वृक्ष है वैसे है कि इनके 3 पुत्रियां, ये ध्यान रखना है। तो ये 3 पुत्रियां इनके बना देते हैं अपन कि ये 3 पुत्रियां हो गई, ये ध्यान रखना है। ये पुत्री, ये भी पुत्री और ये भी पुत्री, ठीक है। आगे क्या कहा जा रहा है? प्रत्येक पुत्री का एक भाई भी है, प्रत्येक पुत्री का एक भाई भी है। अब आपको है ना इस लाइन पे गौर करना थोड़ा, प्रत्येक पुत्री का एक भाई, इसका मतलब हर पुत्री के साथ में एक भाई मत बना देना, एक भाई बना दो केवल, वो हर पुत्री का भाई होगा, ध्यान रखना है ना, ये ध्यान रखना। इसका मतलब प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तो एक लाइन और जोड़ दो और यहाँ पर एक भाई बना दीजिएगा, ये इसका भी भाई होगा, ये इसका भी भाई होगा, ये इसका भी भाई होगा, सबके साथ में अलग अलग भाई मत बना देना। इस लाइन में इसका कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। अब आगे क्या पूछा जा रहा है? तो इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? सदस्य गिन लो आप, 4 सदस्य तो ये दिए जा रहे हैं, एक श्री है और एक श्रीमती है ना, तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, जो कि हमें ऑप्शन बी में दिया जा रहा है, और यही हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है, हाँ रैंकिंग का एक क्वेश्चन आया, देखते हैं। छात्रों की एक पंक्ति में एक लड़का है कमल, बाएं से 12वें स्थान पर तथा श्याम दाएं से 18वें स्थान पर है। जब कमल तथा श्याम आपस में अपना स्थान अदल बदल देते हैं तो कमल बाएं से 25वें स्थान पर हो जाता है। तो बताइए पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एक क्वेश्चन दिया जा रहा है रैंकिंग का, और वहां 2 व्यक्तियों के कुछ स्थान दिए गए, एक कमल का और एक श्याम का। स्थान देखकर इन दोनों के स्थान को आपस में बदलाया जा रहा है, और बदलाने के बाद में क्या बदलाव आता है वो बताया जा रहा है, और फिर उसके आधार पर उस पंक्ति में कुल कितने छात्र होंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखते हैं, छात्रों की एक पंक्ति में कमल बाएं से कौन से स्थान पर है? बाएं से स्थान पर है ना, तो हम कहेंगे ये कमल, और कमल को बाईं तरफ से ले जाओ, कौन से स्थान पर आ रहा है कमल? तो बाएं से आ रहा है 12वें नंबर पे, 12वां नंबर लिख दिया, ठीक है। तथा श्याम दाएं से 18वें स्थान पर है। आप इधर से आओगे, दाईं तरफ से आओगे तो यहाँ आपको श्याम मिलेगा, कौन से स्थान पर? 18वें नंबर पे, ये 18 लिख दिया, चलो ठीक है। अब आगे क्या कहा जा रहा है? जब कमल और श्याम आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, ऐसा नहीं बदलाना पड़ेगा, कमल और श्याम आपस में स्थान बदल लेते हैं, बोले कमल की जगह कौन आ जाए? श्याम, और श्याम की जगह कौन आ जाए? कमल आ जाए, ये बदलवा दिया, चलो ठीक है। अब आगे क्या कहा जा, तो कमल बाएं से 25वें स्थान पे आया था। अब देखो कमल कहां पर है, इधर है क्या? नहीं, कमल यहाँ पे। अब कमल यहाँ पे, कमल का एक तरफ से स्थान तो आपको पता है, और दूसरा स्थान और दिया जा रहा है कि बाईं ओर से जब आएगा ऐसा बदलाव किया जाएगा तो ये कमल जो है ये बाएं से कौन से स्थान पर आ जाएगा? 25वें स्थान पर आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैंने बताया रैंकिंग का एक कॉन्सेप्ट है, जब एक ही व्यक्ति के दोनों तरफ से स्थान पता चल जाता है हम टोटल निकाल सकते हैं, दोनों के स्थान को जोड़ो, एक घटा दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने देखा एक व्यक्ति दे रखा कमल, दाईं तरफ से स्थान 18वां, बाईं तरफ से इसका स्थान 25वां, दोनों को जोड़ दो, बोलो 25 और 18 कितने होते हैं? 43 होते हैं, 43 होते हैं, लेकिन टोटल से एक ज्यादा होता है तो एक माइनस कर दीजिएगा, आपके इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा, बोले तो 42 आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। 42 आपके ऑप्शन में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, निम्न जानकारी को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए बी सी डी ई और एफ जी केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हुए हैं। ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं। डी सी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठता है, एफ जी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठता है। सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, जबकि डी कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता है। एच डी और सी का पड़ोसी नहीं है, तो बताइए जी और डी के बीच में कौन है? हमें कुछ शर्तें दी गई, उन शर्तों के अनुसार हमें एक डायग्राम बनाना है, और डायग्राम इस प्रकार बनाना है, एक वर्ताकार टेबल बनानी है, और उसमें 7 व्यक्तियों को बिठाना है, और बिठाने के बाद में हमें बताना है कि सही सटीक बैठने के बाद में जी और डी के बीच में कौन बैठता है। तो पहले अपन एक वर्ताकार टेबल बनाते हैं,
और वर्ताकार टेबल बनाने के बाद इन व्यक्तियों को अपन बिठाएंगे। तो देखिए ये टेबल बना दी, इस टेबल में 7 व्यक्तियों को बिठा देते हैं अपन। 7 व्यक्तियों को इस प्रकार बिठा देंगे, एक इधर हो जाएगा, एक ये वाला, एक इधर, एक नीचे इसके सामने हो जाएगा, एक इधर बिठा देंगे, एक इधर बिठा देंगे और एक ये बैठ गए। ठीक है, अब 7 व्यक्ति को बिठाने के बाद में क्या कहा जा रहा है, ये व्यक्तियों के नाम दिए जा रहे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, बिठा दिया। ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं। ऐसी कंडीशन का हमें पता नहीं कहाँ ई जी को बिठाएं, किस तरफ ई को बिठाएं, किस तरफ जी को बिठाएं, स्थिति क्लियर नहीं है। आगे क्या, डी सी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठता है। हाँ, जिस लाइन में दायां और बायां मिल जाता है वहां से सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो डी सी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। अब स्टार्ट अपने को यहां से करना। अब यहाँ डी को बिठाऊं, सी को बिठाऊं, तो हमने ये भी क्लियर कर लिया कि जिसके साथ में के लगता है उसको अपन यहाँ बिठाते हैं। के किसके साथ लगा हुआ, सी, तो यहाँ सी को बिठा देंगे। सी का दायां, दायां पहला, दायां दूसरा, दायां तीसरा, कौन बेटा है, डी बेटा है। ये जो डी है सी के दाएं तीसरे स्थान में बेटा, बिठा दिया। आगे कह रहा है एफ जी के तुरंत बाएं दूसरे स्थान बेटा, एफ जो है जी के बाएं दूसरे स्थान बेटा है। अब न तो यहाँ एफ है न जी है, इसलिए इस लाइन को छोड़ दो। सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता, सी जो है कभी भी ए के अगले स्थान में नहीं बैठता है। मतलब ए इधर आएगा तो आगे से अगले स्थान पर सी आएगा, मतलब ए इधर नहीं आ सकता है। यहाँ पे ए नहीं आ सकता, सी के अगले स्थान पर ए नहीं बैठेगा, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, जबकि डी भी जी के अगले स्थान में नहीं बैठता। ये डी जो है जी के अगले स्थान में, मतलब जी न तो यहाँ आएगा न यहाँ आएगा। ठीक है, आगे क्या कहा जा रहा है, एच डी और सी का पड़ोसी है। एच डी और सी का पड़ोसी है, हाँ, एच डी और सी का पड़ोसी नहीं है, ये ध्यान रखना, पड़ोसी नहीं है। इसका अंदर डी का पड़ोसी, इधर दोनों तरफ एच नहीं आ सकता है, सी का पड़ोसी दोनों तरफ भी नहीं आ सकता, तो फिर बचा कौन सा, एच के लिए केवल एकमात्र स्थान यही बचा है। ठीक है, अब एक लाइन छोड़ी थी अपने, है ना, एक लाइन छोड़ी थी शुरुआत में, ई और जी एक दूसरे के निकट बैठते हैं। अब देखो यहां पर एक को बिठा देंगे, लेकिन जी कहाँ आएगा, जी को बिठा देंगे, ए कहाँ पे आएगा, इधर भी वही कंडीशन है, क्योंकि हर दूसरे स्थान पे व्यक्ति बैठे हैं और उन दोनों को साथ बिठाना है, और दोनों को साथ बिठाने के लिए दो सेफ स्थान यही है। लेकिन यहाँ हम कुछ कह नहीं सकते ई कहाँ आएगा, जी कहाँ आएगा, लेकिन ये कंफर्म है ई और जी दोनों में से आएंगे यहीं पे, ये क्लियर है। ठीक है, अब एक लाइन छोड़ी थी आपने, एफ जी के बाएं दूसरे स्थान में बैठा है। अब बताओ अगर यहाँ जी को बिठाओ तो जी का बायां इधर होगा, लेफ्ट नीचे की तरफ होगा इधर ही। ठीक है, तो बायां पहला बायां दूसरा, ऑलरेडी सी बैठ रहा है, इस वक्त जी को यहाँ नहीं बिठा सकते हैं, यहाँ बिठाते हैं। हाँ, जी को यहाँ बिठा के देखो, बायां पहला बायां दूसरा, एफ आ सकता, बिल्कुल सही है। इसका मतलब जी का स्थान कौन सा होगा, ये हमें पता चल गया कि जी का स्थान यही होगा, और ये स्थान अपने आप किसका हो जाएगा, ये स्थान ई का हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब आगे एक बात कही जा रही है, क्या कहा जा रहा है, जबकि डी कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता। हाँ, नहीं बैठा है। ठीक है, और एक लाइन हमने छोड़ी थी, क्या, ई और जी निकट बैठे हैं, बिल्कुल डी सी के दाएं। ठीक है, सी कभी भी एक के अगले स्थान पर नहीं बैठता, सी जो है कभी भी एक के अगले स्थान में नहीं बैठा। अब साथ में 6 व्यक्ति आएगा तो ए अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बताइए जी और डी के बीच में कौन बैठा है, जी और डी के बीच में, तो जी यहाँ पे और डी यहाँ पे, दोनों के बीच में कौन बैठा है, ई बैठा है। बताओ ऑप्शन में है क्या, है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जानते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है, एक क्वेश्चन दिया जा रहा है। ठीक है, और क्या दिया जा रहा है, देखो, यदि ग्लोरिफिकेशन शब्द के 5वें और 12वें अक्षर को परस्पर बदल दिया जाए, इसी प्रकार चौथे और 14वें अक्षर, तीसरे और 10वें और दूसरे और 11वें अक्षर, पहले और 13वें अक्षर को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाईं ओर से 12वें स्थान पर होगा, ये आपको बताना। एक शब्द दिया जा रहा है ग्लोरिफिकेशन, है ना, और इस ग्लोरिफिकेशन शब्द की कुछ शर्तें दी जा रही है, उन शर्तों के अकॉर्डिंग हमें जमाना है और फिर बताना कि उसमें दाईं ओर से कौन सा स्थान होगा। तो देखते हैं शब्द क्या दिया जा रहा है, पहले शब्द को लिखते हैं, है ना। शब्द हमें दिया जा रहा है एक, है ना, और वो शब्द दिया जा रहा है GLORIFICATIONS, ये शब्द दिया जा रहा है। ठीक है, और अब इसके नंबरिंग के बारे में कहा जा रहा है कि 5वें को 12वें से, है ना, फिर कहा जा रहा है कि चौथे को 14वें से, तीसरे को 10वें से। अब हमें ये पता नहीं कौन सा 14वां अक्षर है, कौन सा 12वां है, बार बार इसे काउंट करेंगे टाइम लग जाएगा, इसलिए एक काम करते हैं अपन, इसको नंबरिंग दे देते हैं, है ना। और नंबरिंग वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ये नंबरिंग दे दी। ठीक है, अब जैसे जैसे कहीं ऐसा बदलता जाना आपको। ठीक है, पहला कहा जा रहा है
कि 5वें और 12वें अक्षर को परस्पर बदल जाता है। 5वां अक्षर कौन सा है? आई। 12वां कौन सा है? ओ। इसका मतलब यहाँ तो ले जाओ आप ओ को और यहाँ ले जाओ आई को, परस्पर बदल गए दोनों। ठीक है, अब आगे क्या कहा जा रहा है? इसी प्रकार चौथे और 14वें को बदल दो। चौथा यहाँ पे है, 14 यहाँ पे। 14 कौन सा है? एस, तो एस को लियो यहाँ पे और आर को ले जाओ 14वें के स्थान पे, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि तीसरे और 10वें को, तीसरा कौन है? ओ, 10वां कौन है? टी, तो इधर तो लियो आप टी को और ओ को ले जाओ आप यहाँ पे 10वें के स्थान पे, ये ध्यान रखना। ठीक है, दूसरे और 11वें को, दूसरा कौन है? एल है, 11वां कौन सा? आई, तो इधर तो ले जाओ आप आई को और इधर ले जाओ आप किसको? 11वें के स्थान पे ले जाओ एल को, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आगे कहा जा रहा है पहले और 13वें को। 13वां अक्षर एन है तो एन को तो आप लियो इधर और पहला अक्षर जी है इसको ले जाओ आप इधर, ये ध्यान रखना है। और आगे क्या कहा जा रहा है? को परस्पर बदल दिया जाए निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाईं ओर से, मतलब जितना कहा उतना ही बदलना, बाकी के जो अक्षर है वो इससे कैसे एज इट इज रह जाएंगे। बट एफ यहाँ का यहीं रह जाएगा, आई यहीं रह जाएगा, सी यहीं रह जाएगा, ए यहीं रह जाएगा। ये नई व्यवस्था हमारे पास में आ गई। अब आपसे पूछा दाईं ओर से 12वें स्थान पर कौन सा होगा? दाईं ओर से 12वें स्थान पे कौन सा रहेगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 12 पे कौन आ रहा है? टी आ रहा है। कि ऑप्शन में मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है हमें, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों का तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन सा क्रम सही होगा? कौन सा क्रम सही होगा? एक एशिया दे रखा, दूसरा गोवा, तीसरा पणजी, चौथा भारत और पांचवा विश्व, है ना। ये कुछ स्थान दिए गए, इन स्थानों को आपको आरोही क्रम में बताना है कि सबसे छोटा कौन है और लास्ट में सबसे बड़ा कौन आएगा। तो हम देखते हैं एशिया, गोवा, पणजी, भारत, विश्व में सबसे पहला कौन आएगा? पणजी। पणजी किसकी राजधानी है? गोवा की। गोवा कहाँ पड़ता है? भारत में। भारत कहाँ पड़ता है? एशिया में। और एशिया कहाँ पड़ता है? विश्व में पड़ता है। तो ये हमारा पूरा सिस्टम बैठ गया। ठीक है, तो देखते हैं जमायत पहला कौन से नंबर का आया? 3 नंबर का आया। जमायत पहला कौन से नंबर का आया? 3 नंबर का आया, है ना। तो ध्यान रखना सबसे पहले 3 नंबर आएगा। जमायत दूसरा कौन आया? गोवा। गोवा के नंबर कितने हैं? 2। जमायत तीसरे पे आया भारत। भारत के नंबर कितने हैं? 4। जमायत चौथा या एशिया। एशिया के नंबर कितने हैं? 1। और जमायत पांचवा विश्व, है ना, और विश्व के नंबर कितने हैं? 5। हमारा आंसर है 324 15। देख लो किसी भी ऑप्शन में है क्या? 324 15 नहीं, 321 45 नहीं, 400 500 नहीं, है ना, 512 34 नहीं। अब हमारा आंसर हो गया 324 15 और इसी क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है, देखिएगा, है ना, ए बी डी सी ई एफ एच जी आई जे एल के, है ना, ये एक सीरीज टेस्ट का क्वेश्चन है। और क्या कहा जा रहा है? देखो ए बी के बाद में लिखा जा रहा है डी सी, बोलो सी डी एस को उल्टा कर दिया, फिर उसके बाद में ई एफ को सीधा लिख दिया, अगले 2 अक्षरों को उल्टा कर दिया। सीक्वेंस वही चल रही है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई सब वही है। फिर आई जे लिख दिया, फिर अब के एल, जे के बाद में के एल आना चाहिए लेकिन इसको उल्टा लिख दिया। तो आप बताओ, एक बार सीधा फिर उल्टा, फिर सीधा फिर उल्टा, फिर सीधा फिर उल्टा, तो वापस सीधा आएगा। और बताओ के और एल के बाद में क्या आता है? एम एन आता है, तो एम एन को तो सीधा ही लिखना है। और उसके आगे पूछता तो फिर लिख देते अपन ओ एन, एन ओ को, सॉरी यहाँ आगे पूछता तो हम यहाँ उल्टा लिख देते ओपी, है ना, पी ओ लिख देते, ये ध्यान रखना, पी ओ लिख देते, आपको उल्टा लिखना फिर आपको। ठीक है, तो अभी तो हमारे से यही पूछा गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा एम एन, जो कि ऑप्शन सी में आ रहा है, ये राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि धुआं का प्रदूषण से जो संबंध है वो बताइए युद्ध से क्या होगा, है ना। धुआं का प्रदूषण से कैसा संबंध रहा, वैसा ही आपको युद्ध से बताना है। तो हम कहेंगे धुआं से क्या उत्पन्न होता है? प्रदूषण होता है। धुआं से क्या होता है? प्रदूषण होता है। तो बताइए युद्ध से क्या होता है? तो ऑप्शन से देख लो, क्या युद्ध में विजय होती है? नहीं। शांति? नहीं, ये फिक्स नहीं है विजयी हो ही सही, है ना। शांति? ऐसा भी जरूरी नहीं, शांति, युद्ध में शांति कहाँ होती है? युद्ध में संधि? नहीं। युद्ध में विनाश? हाँ, ये चीज फिक्स है कि युद्ध से क्या होता है, ये तय है कि विनाश तो होना ही है ना, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे अलग विकल्प का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, चावल, मक्का, गेहूं, ज्वार। अब ये 4 फसलों के नाम है, लेकिन ये फसल देख लेना किसके आधार पर। चावल की बात करते हैं, बोलो खरीफ की फसल है, रबी की, तो हम कहेंगे खरीफ की फसल है। मक्का खरीफ की फसल है, मक्का भी खरीफ की फसल है। अच्छा, गेहूं, गेहूं रबी की फसल है, ध्यान रखना। ठीक है, और ज्वार की बात करते हैं, वापस खरीफ की फसल आ गई। अपने आप अलग आपको चुनने में आ गया होगा कि यहाँ पर 3 खरीफ की फसल दी जा रही है और 1 खरीफ की फसल नहीं दी जा रही है, उसी को अपने को अलग के रूप में चुनना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है,
निम्नलिखित आकृति का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, है ना। इस आकृति को ध्यान से देखो और इस आकृति के अंतर्गत, है ना, ध्यान से देखकर आपसे जो प्रश्न पूछा गया उसका आंसर देना। क्या पूछा गया? कितने शिक्षक न तो लेखक और न ही संगीतज्ञ है। चलो ठीक है, आप देखते हैं, आपको एक डायग्राम दिया जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है जहां भी वृत्त आपको दिखे उनको आपको संगीतज्ञ समझ जाना है, जहां आपको त्रिभुज दिखे उसको आप शिक्षक समझना, और जहां आपको वर्ग दिखे उसको आप लेखक समझना। तो आप चाहिए तो इनको नाम दे दीजिएगा कि वर्ग में जितने भी व्यक्ति बैठे हैं वो सारे व्यक्ति कौन है, तो वो संगीत के जानकार है, बोले तो संगीतज्ञ है ना। त्रिभुज में जितने भी व्यक्ति बैठे हैं वो सब क्या है, लिखने वाले, बोले तो लेखक है ना। और यहाँ पे आपको वर्ग में जो व्यक्ति दिए जा रहे हैं, सॉरी, आपको त्रिभुज में जो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं वो कौन है, तो आप बताएंगे त्रिभुज में जो व्यक्ति बैठे हैं ना वो शिक्षक है। कौन है? शिक्षक है, ये आपको ध्यान रखना है, तो ये शिक्षक लिख देंगे अपन। और वर्ग में जो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं वर्ग में, वो कौन हो जाएंगे? लेखक हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब देखना, ऐसे कितने शिक्षक, न तो लेखक नहीं संगीतज्ञ, शिक्षक तो होने चाहिए, बोले त्रिभुज तो आना चाहिए, है ना, इसकी संख्या तो आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि क्या नहीं होना चाहिए? लेखक नहीं होना चाहिए, मतलब ये वर्ग नहीं आना चाहिए साहब, ठीक है। और फिर कह रहा है और ना ही संगीतज्ञ, बोले वर्ग भी नहीं आना चाहिए। अब बताओ, आपके पास में ये 21 वाला फिगर है तो इसमें शिक्षक नहीं है, आंसर हो नहीं सकता है। 25 ये लेखक है लेकिन ये शिक्षक नहीं है, ठीक है। ये 20 जो है ये शिक्षक नहीं है। अब आपको था 8 2 3 बचे, अब 8 आपके शिक्षक तो है लेकिन ये क्या हो रहे हैं? संगीतज्ञ हो रहा है, संगीतज्ञ, लेकिन उन्होंने मना किया 8 भी नहीं होगा। ये 3 देखो, ये शिक्षक भले ही हो रहे हैं लेकिन ये लेखक हो रहे हैं, लेखक के लिए मना कर दिया तो ये भी नहीं होगा। ये 2 है तो ये शिक्षक संगीतज्ञ तीनों हो रहा है, ये भी नहीं होगा, तो बच्चा कौन? 1। ये एक ऐसा है जो केवल शिक्षक तो है लेकिन न लेखक है न संगीतज्ञ है, बिल्कुल सही बात है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। तो साथियों, आज के इस सेशन का हम यही समापन करते हैं, और कमेंट करके बताना आज का सेशन आपको कैसा लगा। धन्यवाद।